हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले हम हाइड्रोजन चैप्टर का जो असाइनमेंट है उसका डिस्कशन कुछ किया था, कुछ बाकी था, उसे फिनिश करते। फिर आज एस ब्लॉक शुरू करके ख़त्म करना है और पी ब्लॉक भी आधा बोरॉन फैमिली हो जाए तो बहुत होगा। देखिए कल मेरे पास हाउ मेनी ऑफ यू, हु अमंगस्ट यू नोज कल्पित मेहता? तुम कल्पित मेहता को जानते हो? है नहीं, डॉक्टर नहीं, जस्ट तुम्हारा सीनियर ही मान लीजिए। 2021 में IIT में सेलेक्ट हुआ है। स्कूल मुझे याद नहीं है कल्पित की, आपको पाठशाला के ब्रोशर में देख लेना। और जानता है कल्पित को? तुम जानते हो कैसे? स्कूल में, कौन से स्कूल में कल्पित? सेंट लेकेड, हाँ एग्जैक्टली, सेंट्रल अकेडमी का। कल उसका मैसेज आता है मेरे पास, सर आपने, सर दिस इज नॉट फेयर, थोड़ा एंटरटेनमेंट कल्पित। हाँ हैप्पी होली सर। दोपहर 1 बजे पे फोन मैसेज आया, सर दिस इज नॉट फेयर, इस बार फ्रेशर्स को छोड़ दिया आपने। तो उसने मैसेज लिख दिया, सर बाय द वे आई एम कल्पित मेहता। तो मैंने देखा अच्छा सेम था। तो फिर मैं तो क्लास नहीं रहा था टारगेट बैच की, तो मैंने फ़ोटो खींच के भेज दी, ये तो क्लास चल रही है। तो बोले सर ये फ्रेशर्स है। मैंने कहा नहीं, ये टारगेट बैच है। वही तो सर, फ्रेशर्स होली खेल रहे हैं। तो मैंने कहा शेयर पिक्स, पिक भेजी भी है, लेकिन वो सब रंगे पुते पहचान में नहीं आ रहे हैं। पर वहाँ पे मास्क नहीं है, यहाँ पे मास्क लगे हुए। कौन लग रहे हैं? कुछ चेहरे में ढूंढूं तो पकड़ सकता हूँ, नहीं आए। कोई कल्पित मेहता के साथ खेल रहा था, होली बता दो, देखो एविडेंस है हमारे पास, तो खेल सकते। बट नाम याद नहीं आ रहा है, तुम्हारे बैच में ही और उसे फोटो भेजिए था, इसलिए होली खेल रहे देखो। तो बकायदा एरो करके निशान बना, देखो सर ये वाला लड़का दिस बॉय किधर बैठता है, आज आया नहीं। हम इतना उसे बुरा लग रहा है कि हमारे तो होली के दिन क्लास लगाई थी और इनके दिस इज नॉट फेयर। लेकिन होली दिवाली तो त्योहार है, दिन है, आते रहते जाते रहते हैं। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि हम अभी जो बचे हुए दिन अच्छे से पढ़ लें ताकि अगली होली दिवाली हमारी अलग बने, उसी लिए लगे। कितने लोगों ने कल होली, कुछ लोगों ने कल खेली है, कितने लोगों ने कल पढ़ाई करी, और फिर कितने घर वालों ने कहा अरे आज पढ़ाई कर, कितने को पड़ोसी लोग आए अरे आज पढ़ाई कर। ऐसे हुआ? और सोचा कल कोचिंग आते तो तुम्हारे घर वालों का क्या रिएक्शन होता? आज को जा रहे, आज कौन सी कोचिंग होती है? क्या उनको दिवाली के एक्सपीरियंस से पता चल गया होगा ये पाठशाला वाले, सुना था आधे पागल है, एक्चुअली पूरे पागल है। कुछ भी हो क्लास लगा देते पूरे पूरे दिन की। लेकिन करनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी होती है। लो मेडिकल शीट के जाते पेज 1 आई थिंक कहाँ से कर लेना, 50 तक कर लेना। चलो पेज 3 पे कोई डाउट है तो बोलो। पेज 3, पेज 4, 45 सुने दे रहे हैं। बस चलो बड़ी लेंस प्रोसेसेस फिर बताया भी नहीं, एनसीईआरटी में है भी नहीं।
हमने क्या पढ़ा था, आयरन की, लोहे की पानी से तो रिएक्शन नहीं होती, गर्म पानी से भी नहीं होती, लेकिन भाप से होती है। तो उसी रिएक्शन को, लोहे की और भाप की जो रिएक्शन है उसी को लो, तो ये बनता है, साथ में हाइड्रोजन निकलती है, डॉट बैलेंस, एंड दिस इज कॉल्ड द लेंस प्रोसेस। तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पानी और भाप की रिएक्शन में क्या बनता है वो बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी मैच में सायरा नाम से कोई है क्या? हटा दिया। ये हो गया 45, फिर 47। हाँ, ये काम का नया कंसेप्ट, एक्स्ट्रा कंसेप्ट। मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ये 10 मिनट का टॉपिक है, मैं आपको 2 ही मिनट पढ़ाऊंगा अभी, और एक व्हाट्सएप भेज दूंगा जो आपको अपने नोट में कॉपी कर लेना है, उसमें आपके 8 मिनट लग जाएंगे। What is this ortho para hydrogen? Pay attention. 2 मिनट के कंसेप्ट। हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, और जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है +12 -12, हर सब एटॉमिक पार्टिकल की स्पिन होती है, न्यूट्रॉन की होती है, न्यूट्रिनो की होती है, एंटी न्यूट्रिनो की होती है, प्रोटॉन की होती है, पॉजिट्रॉन की होती है, बोसॉन की होती है, सब की। सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एक गुण होता है जिसे उसकी स्पिन बोला जाता है। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, वो तो पूरी समझ में नहीं आ रही। तो सुनना, हाइड्रोजन में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, और प्रोटॉन की भी स्पिन होती है। तो मान लीजिए उसकी स्पिन मैंने ऐसे दिखा दी, तो दूसरा जो H2 की बात करें, तो दूसरा वाला जो H है उसमें भी एक न्यूक्लियस है, उसकी भी स्पिन होगी जो सेम हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है एक की स्पिन यूं है और एक की स्पिन यूं है, जब सेम स्पिन है तो उसे लोग बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब H नहीं, H2। और इस वाले में जो ऑपोजिट स्पिन है उसे क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोजन। H मतलब H2, हाइड्रोजन मतलब H2। और याद रखना, पैरा इज मोर स्टेबल। यहाँ पे कौन सी स्पिन की बात हो रही है, न्यूक्लियर स्पिन, प्रोटॉन की स्पिन। जबकि किसी ने ये नहीं पढ़ा, शास्त्र आपने भी नहीं पढ़ा था, तो जब कोई स्पिन की बात करें तो आपके दिमाग में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। तो वहां पे लिखा होगा ऑर्थो, ऑर्थो में इलेक्ट्रॉन्स की सेम स्पिन होती है, इलेक्ट्रॉन की। एक ऑप्शन होगा ऑर्थो में प्रोटॉन्स की सेम स्पिन होती है। अब जिसने नहीं पढ़ा बोले प्रोटॉन की कौन सी स्पिन होती है, नहीं इलेक्ट्रॉन वाला ही सही लग रहा है, वो सब चले प्रोटॉन वाले को तो रिजेक्ट कर देगा कि नहीं प्रोटॉन की स्पिन कहाँ होती है, मैंने तो कभी नहीं सुनी, इतने दिन नहीं सुनी थी, अब सुन ली समय आने पे। तो ये कौन सी स्पिन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर स्पिन या प्रोटॉन की स्पिन। क्या इससे हाइड्रोजन में होता है, नहीं, ये दूसरे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में भी होता है, लेकिन अगर आएगा तो 99% हाइड्रोजन का ही आएगा। इन 1% कवर करने के लिए मैंने पूरा एक नोट बना रखा है, जो आप इसको लिखोगे इतने व्हाट्सएप पहुंच जाएगा, तो उसमें लिख देना कॉपी फ्रॉम व्हाट्सएप। ठीक है, ये नहीं व्हाट्सएप पे आएगा तो पढ़ लेना, कॉपी करना आपने नोट से बनाना। ठीक है, थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप वाली फाइल डाउनलोड की, फिर बोलोगे सर कैन यू शेयर दिस अगेन, तो बोलूँगा नो, क्यों नहीं लिखा पहले, कॉपी क्यों नहीं किया।
चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 47। फिर 48 पर डाउट आया था। सबसे पहले तो हाइड्रोलिक कंपाउंड क्या होता है, तो इस कंपाउंड को कैल्शियम का हाइड्राइड को बोलते हैं हाइड्रोलिक। तब इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। इसमें आगे भी डाउट आएगा इसी शीट में। अगर आप इसमें पानी मिला दें, ये देगा H माइनस और पानी से छीना जा सकता है H प्लस। कैल्शियम के हिस्सा आएगा OH माइनस और H माइनस और H प्लस जुड़ के बन जाएंगे H। इनफैक्ट इसी शीट पर क्वेश्चन आएगा कि कैल्शियम में पानी मिला है, ये कैल्शियम हाइड्राइड में पानी मिला है, प्रोडक्ट तो सेम ही बनते हैं। कैल्शियम में पानी मिला है, ये कैल्शियम के हाइड्रेट में पानी मिला है, प्रोडक्ट तो सेम बनता है। आया ना, ये देगा इलेक्ट्रॉन्स, ये देगा H प्लस। ओके, ये लिख लिया जाए कि चाहे कैल्शियम हाइड्राइड ले चाहे कैल्शियम ले, पानी डालने में सेम प्रोडक्ट आता है। फिर डाउट आया था, मिटा दिए, क्या था इसका डाउट बचा 50। द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रेट गैप। हाँ, हाइड्रेट गैप नाम से तो एनसीईआरटी में नहीं था, बट ऐसा लिखा था इंटरस्टिशियल हाइड्रेट वाले आर्टिकल में। ग्रुप 7, 8 और 9 इनके हाइड्रेट बिल्कुल नहीं होते। उसे जस्ट पहली वाली लाइन में लिखा था कि क्रोमियम का भी सिर्फ एक ही होता है, Cr। तो ये हाइड्रेट गैप के साथ इनका तो हाइड्रेट नहीं होता है, तो ये हाइड्रेट गैप बोल दिया है, चलेगा। इस तरह से आंसर आ जाएगा। और 7 and 9 का होता है Mn और उसका Lp और फिर कुबाल, वो आंसर। ठीक है, और बोलिए 52। हाइड्रोजन एक्सिस्ट इन एटॉमिक स्टेट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आंसर इसका पहला वाला हो, डी ब्लॉक के साथ हाइड्रोजन एक एटम के रूप में रह जाता है। ऑर्गेनिक में थोड़ी पड़ी है H2PD, हाइड्रोजन वैसे H2 है, लेकिन पैलेडियम के पास जाता है, जैसे पैलेडियम के पास जाता है तो वो H अलग हो जाता है, तो इंटरस्टिशियल पोजीशन में रह भी जाता है। तो बोला है कि किसका इसमें एटम के तौर पे रहेगा, तो सेकंड और थर्ड नहीं होगा, फोर्थ होगा, फर्स्ट के आंसर चलेगा। से लिया है। आप में ऐसे कोई विहान है? मैंने 2-3 बच्चों को निकाल दिया, वो दूसरे नामों से आ रहे हैं, अपने सही नाम से आ रहे हो। है कोई तुम्हारे वैसे विहान? कोई नहीं है सर। एनीबडी नोज एनी विहान? नोबडी नोज एनी विहान? हाँ जी, और भी डाउट पेज 4 पे 56। Which of the following will determine whether the given colorless liquid is water or not? The answer है fourth। कॉपर सल्फेट अगर एकदम सूखा है, शुष्क है, ड्राई है, एनहाइड्रस है, तो वाइट होता है, और 2 बूंद पानी डालते ही वो ब्लू हो जाता है। ये तो पढ़ रखा है, तो पढ़ रखा आना चाहिए। सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट तो वैसे तो फिर नहीं, देखो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल कंडीशंस। अगर आप
1 एटमॉस्फेयर में उसको बर्फ बना के फिर मेल्ट करते हैं तो वो 0 डिग्री में मेल्ट होगा। बट आप हो सकता है कि जोधपुर में है, और जोधपुर में तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, बिकॉज जोधपुर में 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं लग रहा। माउंट आबू चले गए, वहाँ पे प्रेशर और कम है तो मेल्टिंग पॉइंट फिर चेंज हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा? या तो ये भी नहीं, धरती पे ब्रह्मांड में कहीं पे भी जाओ, ब्रह्मांड तो ज़्यादा हो गया, धरती पे कहीं पे भी जाओ हमेशा 1 atm प्रेशर होगा और बर्फ़ हमेशा 0 डिग्री पे ही पिघलेगी, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। हाँ, अगर आप अपना आगे वाला जीवन गोवा में ही बिताएं समुद्र किनारे, तो वहाँ पे आप कह सकते हो नहीं मुझे पता है 1 atm है, बट अपन तो जोधपुर में फंसे हुए, इसलिए ये रिलायबल नहीं। बॉइलिंग मेल्टिंग बहुत रिलायबल नहीं होता है। चलिए then 59 structure of blue vitriol. Blue vitriol is FeSO4.5H2। इसमें आपको कोऑर्डिनेट, कोवलेंट, हाइड्रोजन ऑल मिलेगा। 4th आंसर है, पढ़ाया होगा स्ट्रक्चर। 58 heavy water is called as heavy because कोई लॉजिक नहीं, बेकार सवाल है। It's an oxide of deuterium। पानी is an oxide of hydrogen और इसमें ड्यूटीरियम आ गया, स्लाइटली हेवियर आइसोटोप है, इसीलिए हेवी वाटर बोलते हैं। कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं। 4th, पेज 4, लास्ट कॉल फॉर पेज 4, पेज 4, पेज 4, पेज 4 पे पेज 5 पे क्या है, नोट कर लेते सारे। 61 सुनाई दे रहा है, 66 सुनाई दे रहा है, 69 सुनाई दे रहा है, 62 सुनाई दे रहा है, 70। That's it। आइए 61 which of the following is correct? LiH is thermally more stable than CSH। yes, फजान्स रूल इसका आधार है। H एक मोनोएटॉमिक एनायन, मोनोएटॉमिक एनायन के साथ अगर केटायन छोटा होगा, ज्यादा पोलराइजिंग होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। वही अगर एनायन एक एटम्स का ग्रुप हो जाए, इट्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स, इट इज नॉट मोनोएटॉमिक, ग्रुप है, तो वहां पर अगर केटायन का पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो परेशान कर देगा। राइट, इस बात को मैं समझा दूंगा, पहले क्वेश्चन कर लेते। पहली बात सच है, सच ही पूछा है, अच्छा ऑल ऑफ दिस भी तो हो सकता है। डेंसिटी ऑफ H2 is about 1/14 of that of air, almost yes। एयर का एवरेज मोलर मास 29 होता है, पता है आपको, और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, तो ऑलमोस्ट 14.5 टाइम्स ज्यादा है, 14.5 टाइम्स कम है। तो इन्होंने बोला भी है इज अबाउट, तो हाँ अबाउट में तो 1/14 भी चलेगा, ये बात सच है। ये बात ध्यान रखना, एयर का एवरेज मोलर मास 29 होता है, कभी एवरेज मोलर मास पढ़ाया होगा 11th में आपको। देन एटॉमिक हाइड्रोजन इज मच मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी। यस, H2 में तो बॉन्ड बना हुआ है, बहुत मजबूत बॉन्ड है, एक बार तोड़ दिया तो बहुत रिएक्टिव हो चुका है। सारी बातें सही ना। मैं थोड़ा सा फजान सुन वाली बात आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर लिथियम के साथ H है तो इसको बड़ा स्टेबलाइज कर देता है, लेकिन इसी लिथियम के साथ अगर मान लीजिए नाइट्रेट आ जाए तो ये परेशान कर देता है। ये भी -1 है, ये भी -1 है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक अकेला एटम है, कोई रेजोनेंस नहीं इसके अंदर, और इसमें नेगेटिव है, तो इतना संभाल तो नहीं पा रहा, कोई रेजोनेंस नहीं है। अगर लिथियम थोड़ा इलेक्ट्रॉन ले ले तो थोड़ी राहत मिलेगी कि हाँ मैं सारा मेरे माथे ही नहीं है, थोड़ा तुमने भी ले लिया। यस और नो? तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम? यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है ना, ये तो रेजोनेंस हो रहा है। ये नाइट्रेट एनायन अपने बलबूते पे ज्यादा स्टेबल है, एज कम्पेयर टू H-, the nitrate is more stable, but लिथियम इतना परेशान कर देगा, बोलते हैं इसके साथ नहीं रहना मेरे को,
लिथियम का प्रोडक्शन पावर इतना ज़्यादा है, जैसे सोचो ये नाइट्रेट sp2 होगा, नाइट्रेट का sp2 होता है, ये नाइट्रोजन है, फिर 3 ऑक्सीजन यहाँ बना दिए और रेजोनेंस में चलो ऐसे दिखा दिया, डबल बॉन्ड भी सब जगह फैला दिया। अब लिथियम आगे है मान लो, तो नाइट्रोजन में तो प्लस है और ऑक्सीजन में थोड़ा माइनस 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 है, तो अगर लिथियम इसके सामने आ जाए तो ऑक्सीजन को तो अपनी तरफ खींचेगा और नाइट्रोजन को दूर धक्का देगा। ऐसे इमेजिन करो मैं लिथियम हूँ, इधर नाइट्रेट है, नाइट्रोजन बिल्कुल मेरे सामने, ये ऑक्सीजन ऊपर, एक इधर नीचे, इधर नीचे, तो ऑक्सीजन को तो मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, मेरे पास आओ, और नाइट्रोजन को धक्का दे रहा हूँ दूर जाओ। तो एक तरह से आपने उसमें पाँव फंसाया और उसको तो दूर धक्का लगाया और बाकियों को पकड़ के खींच लिया, तो सोचो कितना डिस्टॉर्टेड हो रहा। वो sp2 है, 120 डिग्री पे रहना चाहता है और तुमने कितना विकृत कर दिया उसको। क्या वो किसी को ऐसे करोगे उसको अच्छा लगेगा? बोलेगा मैं अच्छा खासा स्टेबल था, इसके साथ नहीं रहना मेरे को। तो जैसे ही आप गर्म करोगे ये टूट जाता कि नहीं, इसके साथ नहीं रहना मेरे को, हाँ या ना। तो लिथियम के साथ अगर एक एटम वाला एनायन है तो बड़ा खुश है, उसी लिथियम के साथ एक से ज्यादा एटम वाला एनायन है तो परेशान है। समझ में आया फंडा? कि अगर एटम एनायन जो है वो मोनो एटॉमिक है तो केटायन के पॉलीजिंग पावर से स्टेबिलिटी बढ़ती है, और अगर एनायन जो है वो पॉली एटॉमिक है तो केटायन के पॉलीजिंग पावर से हालत खराब हो जाती है। यस और नो? फंडा क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, ये हो गया 61। 62 when same amount of zinc is treated separately this and this, तो बराबर निकलेगा। फर्स्ट आंसर है। जिंक का इम्पोर्टेंट है, क्या फर्क पड़ता है? और जिंक तो +2 में जाएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 ही H बनेंगे, एक ही H2 बनेगा, चाहे मीडियम एसिडिक हो चाहे बेसिक, कोई फर्क नहीं पड़ता। 66 which of the following is most reactive? ऐसे चाहे तो ये छोड़ सकते हैं, नेसेंट और एटॉमिक, बट इन्होंने बताया कि एटॉमिक इज मोर रिएक्टिव। तो 2 मिनट सुन लो, 2 मिनट सुन लो। नेसेंट शब्द का मतलब होता है नवजात, राइट, नया नया बना है। एटॉमिक, देखिए मैं इसे यूवी लाइट दूं या इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करूं, तो ये टूट के मुझे H और H दे देगा। अब अगर यूवी लाइट के साथ भी हरकत हुई है तो यूवी लाइट की जो एनर्जी थी वो इनके पास, तो मैंने जो एनर्जी दी तुम अलग हो गए, तो एनर्जी का आधी तुम्हारे पास आधी तुम्हारे पास। हाँ यार, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यही करता बंटवारा हुआ। तो एटॉमिक हाइड्रोजन के पास ऊर्जा एनर्जी ज्यादा है कि नॉर्मल है? ज्यादा। जबकि जो नेसेंट है वो इस तरह से जो बनता है उसे नेसेंट बोलते हैं। किस तरह से? ये H+ है, उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, उल्टा H+ में इलेक्ट्रॉन मिला तो चार्ज बैलेंस हो गया, चार्ज खत्म हो गया, तो वो फिर भी शांत रहेगा। यहाँ तो एनर्जी देकर तुमने बनाया, और यहाँ ये जब बनाया तो उल्टा एनर्जी थोड़ी रिलीज हो रही होगी, हाँ या ना? H+ को इलेक्ट्रॉन मिला, चार्ज गायब हो गया, अच्छी बात है ना? यस और नो? तो बताइए भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल है, एटॉमिक और नेसेंट? इसको तोड़ के बनाऊंगा वो एटॉमिक है, मॉलिक्यूल को तोड़ के बनाया वो एटॉमिक है, किसी रिएक्शन को करके बनाया तो उसे नेसेंट बोलेंगे, हाँ या ना? ये किसी और तरह से बनाएंगे तो उसको नेसेंट बोलेंगे। तो अच्छा कौन है, थोड़ा स्टेबल कौन है? नेसेंट है, तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है। पर अब ये शीट पिछले साल भी कराई होगी, उससे पहले भी कभी कराई होगी, जल्दी बोलते छोड़ दो, कोई काम का ही नहीं, और आया भी नहीं पेपर में, बट 2 मिनट बताया तो समझ में तो आ जाता। टाइम कम होता, बोलते नहीं छोड़ दो, कोई काम का नहीं, कोई नहीं पूछेगा, किसी ने आज तक नहीं पूछा। ठीक है, थोड़ा लिख लो।
इस तरह के सवाल इस शीट में और भी होंगे, नेसेंट और एटॉमिक वाले, लेकिन अब उनको अगर आप रीट्राई करेंगे तो डाउट नहीं आएगा। वापस एक बार समझ लो, आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो एटॉमिक बनेगा, किसी और रिएक्शन से लाओगे तो उसे नेसेंट बोलेंगे। मॉलिक्यूलर ये सबसे अच्छा बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है तुमको, दुनिया का सबसे अच्छा बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, तो जो एनर्जी दोगे वो एनर्जी इन्हीं के पास है, तो ये बड़े रिएक्टिव है। यहाँ पर ऐसी कोई हरकत नहीं करी आपने, इसलिए ये फिर भी ठीक है, रिएक्टिव है बट उतने रिएक्टिव नहीं है। एटॉमिक वाला बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यस और नो? फंडा समझ में आया? ये हो गया 66, 69। डिकम्पोजिशन कोई मतलब नहीं है, ये आंसर इनहिबिटर डिटेल सेकंड दिया होगा, आप इसको थोड़ा सा याद रख लो, बाकी दिमाग मत लगाओ। एनसीईआरटी में यूरिया दिया गया है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि H2O2 को अगर टूटने से रोकना है तो यूरिया डाल दीजिए आप उसको, ठीक है। वो कैसे रोकता है कोई मतलब नहीं है। $70 50% सोल्यूशन H2SO4। हाँ, अब 50% सोल्यूशन को क्या माने, मतलब डाइल्यूट माने या कंसंट्रेटेड माने? तो कंसंट्रेटेड माने तो बात समझ में आ जाती है, और हाई डेंसिटी और बोल रहे करंट हाई डेंसिटी, तो फिर आपको वो स्पेशल वाली हरकत करनी है और आपको पेरोक्सो डाइसल्फेट ये बनाना है H2SO4, इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है, और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O2 और H2SO4 बन जाएगा। तो आंसर कैसे, इतना आगे ही नहीं जाना है, फोर्थ आंसर है ना? नहीं, फोर्थ सेकंड आंसर। एक तरफ कैथोड पे कैटायन जाएगा, वहाँ H2 बनेगा, और एनोड पे ये बनेगा, ये तो पढ़ा रखा। बस ये डाउट आ सकता है कि भाई 50% को क्या माने, 50% H2SO4 इज फेयरली कंसंट्रेटेड, ठीक है। ये हो गया। Page 6. और कोई? चल 34। तो नॉर्मलिटी वाला कंसेप्ट अभी तक हमने टच भी नहीं किया, लेकिन इसका फॉर्मूला यहाँ लिख के छोड़ देते हैं कि नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 is volume strength upon 5.6, मोलारिटी में था 11.2, उसका आधा। मोलारिटी क्या था? वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, उसका आधा क्या था? 5.6। वो क्यों करना है? तो बात तो 1 मिनट की है, ये उतना भी टाइम नहीं लेगी, लेकिन वो टाइम आया नहीं इसलिए बता नहीं रहे, थोड़े दिन में आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। ये फॉर्मूला लिख ले, आंसर तो फिलहाल आ जाएगा। लेकिन ये कैसे आया, जब इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक। लैब में जब आप टाइट्रेशंस करते हैं तो आप फॉर्मूला लिखते हैं N1V1 is N2V2, तो वो क्या है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो पढ़ाएंगे अलग से। हाँ जी, 74 हो गया। 75 द अमाउंट ऑफ H2O2, ये भी वही है, फॉर्मूले से हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 1.5 नॉर्मल। तब ऐसा करो, नॉर्मेलिटी पता है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता है तो मोलारिटी आ जाएगी, मोलारिटी आ जाएगी, 1 लीटर में कितना मोल है पता चल जाएगा। ये पूछा। 26 में क्या करोगे? H2O and H2O रिजम्बल ऑक्सीजन स्टेट नहीं,
स्ट्रक्चर नहीं, बॉन्ड एंगल नहीं, हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन sp3 है। क्या लग रहा है? ये आंसर नहीं है? तो बहुत लॉजिकल सवाल नहीं है। दोनों sp3 है, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास दोनों ही केसेस में दो बॉन्ड पेयर है और दो ही लोन पेयर है। 79 ease of absorption, कोई काम का नहीं, छोड़ दो। 84 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये अभी फॉर्मूला बताया था उससे हो जाएगा, ठीक है। 78 इन एसिडिक मीडियम H2O2, हाँ ये अच्छा सवाल। तभी हमने ऐसा कुछ बनाया तो अगर आप डाइक्रोमेट की ये रिएक्शन कराए, कौन सी, अगर आपके पास डाइक्रोमेट है और आप उसमें H2O2 मिला दे तो ये बन जाएगा। लेकिन क्योंकि पेरोक्साइड लिंकेजेस बहुत अच्छे नहीं होते तो थोड़ी देर बाद ये गायब भी अपने आप हो जाएगा, ब्लू कलर आएगा, बट बिकॉज दो पेरोक्साइड लिंकेज विच इज नॉट वेरी गुड, ठीक है, पेरोक्साइड लिंकेज अच्छे नहीं होते, दो है, तो ये क्या करेंगे थोड़ी देर बाद अपने आप ऑन स्टैंडिंग, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं मिलाया, अपने आप ही पड़े पड़े खड़े खड़े टूट जाएंगे और Cr2O3 प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा। अब Cr2O3 का कलर क्या दिखाई देगा आपको? ग्रीन। इसका कलर क्या था? ब्लू। उससे पहले कलर क्या था? ऑरेंज। डिरेक्शन अभी आएगी और बट बहुत इंपॉर्टेंट डिरेक्शन है फॉर एग्जामिनेशन लाइक जेई एडवांस। करीबन 36 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इस तरह के सवालों का, इस तरह के नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको अच्छे से लिखिए आप। हाँ जी, एंट्री का सी पार्ट। फिर व्हाट इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर? पता नहीं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका कम है तो नहीं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है वो अच्छा सॉल्वेंट होता है। ये बात सच नहीं दी होगी, सच नहीं है ना। पेज 6, एनी डाउट? ये बनाया आपने, ये इंपॉर्टेंट है। आइए पेज 7, 92, 94 और कोई 100 और कोई 99 और कोई 92 स्पिन आइसोमेरिज्म। वो जब मैंने पढ़ा ना ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, फॉर्मूला तो सेम है, H2 ऑर्थो भी H2 ही है, पैरा भी H2 ही है, बट स्पिन अलग है, तो उसको क्या नाम दे दिया लोगों ने? स्पिन आइसोमेरिज्म, हाई-फाई नाम दे दिया, ठीक है। 94 व्हाट इज फाउंड इन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद ए वाटर? नहीं, बहुत गलत सवाल पूछा है, इससे पूछा है, बहुत गंदा सवाल पूछा। ये तो आपको पढ़ा है, एसिटिलीन जैसा कुछ बनेगा, पढ़ा है। 94 का 99 H2O2 क्या नाइट्रिक, इसका आंसर गलत है। ये तो एसिडिक एल्कलाइन दोनों में काम करता है, एसिडिक वाला भी और
ऑक्सीडाइजिंग वाला भी और रिड्यूसिंग वाला भी। एनसीईआरटी ने बकायदा 4 केसेस बनाए, ऑक्सीडाइजिंग इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग इन बेसिक मीडियम, रिड्यूसिंग इन एसिडिक मीडियम, रिड्यूसिंग इन सब दे रहे हैं। वो थोड़ा गलत दे दिया है। 100 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय, इससे हमें करना है रिड्यूस, -1 से लाना है -2 में, तो सामने वाला होगा ऑक्सीडाइज। अब ओजोन तो भैया ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये 4th वाला आंसर, लेड सल्फाइड पीबीएस, पीबीएस H2O तो मिलाए, रिएक्शन भी हमने कई बार पढ़ी। पीबीएस सपोज ये काले कलर का पीपीटी होता है, तो ये ऑयल पेंट्स, पुरानी ऑयल पेंटिंग्स, उनका शेड डार्क हो जाता है, तो डार्कन विद ईयर्स विद टाइम, उन्हें रिस्टोर कैसे करते, याद आ रही बात के नहीं? पढ़ाई रिएक्शन वाली चलेगा। पेज 7 इज डन। 93 देखिए, हाइड्रोजन कैन बी फ्यूज, अरे ये तो न्यूक्लियर फ्यूजन वाली। तो अगर आपको जोड़ना है तो एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, प्लस अगर जोड़ना है तो प्रेशर ज्यादा रखो ताकि लोग पास में आए, दूर रख के आप कैसे जोड़ दोगे? तो टेम्परेचर भी ज्यादा एंड प्रेशर भी ज्यादा। तो बोलिए 113 और 111 और 118 और 111। अच्छा सर, 111 इज गुड क्वेश्चन, कंसेप्ट छुपा हुआ है इसमें, सबसे पहले इसी को समझिए। फंडा क्या है? एक तो H2 और ऐसा कैसा है F2O2। इन्होंने ऑक्सीजन जो बॉन्ड है उसकी लेंथ की बात करी, तो कंसेप्ट सीखिएगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो फ्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का बादल है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? इस बात को किताबें ऐसे कहती हैं कि अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है फ्लोरीन से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और वही ऑक्सीजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस ऑर्बिटल में थोड़ा खिंचाव आ जाता है, थोड़ा दूर चला जाता है। इसको ऐसे बोल देते हैं कि जिस तरफ एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया है उस ऑर्बिटल का पी कैरेक्टर बढ़ चुका है। सुना होगा? The orbital which is engaged, which is used in bonding to a higher electronegative atom has got more p character. तो यहाँ पर p कैरेक्टर बढ़ चुका है इस ऑर्बिटल में, तो भाई p कैरेक्टर कहीं बढ़ा, यहाँ बढ़ा है तो कहीं कम भी होगा। तो ये sp3 ऑक्सीजन है, तो अगर sp3 ऑक्सीजन में इस वाले में p कैरेक्टर 75% से ज्यादा हो गया, तो नॉर्मली तो sp3 में p कैरेक्टर 75 है, s कैरेक्टर 25 है, बट अगर यहाँ पर आपके तो p कैरेक्टर बढ़ गया है तो फिर कहीं से p कैरेक्टर कम भी तो होगा, s कैरेक्टर बढ़ेगा फिर वहां पे, यस और नो। तो यहाँ p कैरेक्टर बढ़ गया तो यहाँ p कैरेक्टर घट गया, और p कैरेक्टर घटेगा तो ऑर्बिटल श्रिंक होंगे। हाँ या ना, कि ऑर्गेनिक का पहला लेक्चर, जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ता है बॉन्ड एंगल कम होता है। sp में p कैरेक्टर 50%, बॉन्ड एंगल 180, sp2 p कैरेक्टर 66%, बॉन्ड एंगल 120, sp3 में p कैरेक्टर 75%, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ता है बॉन्ड एंगल कम होता है।
तो वापस पीछे हो जाए। जिस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज जुड़ी है वो वाले ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर बढ़ चुका है, वो खींच चुका है। जिधर कम है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज है तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहेंगे, मेरे पास रहेंगे तो एस ऑर्बिटल वाला कैरेक्टर बढ़ चुका है। समझ रहे हो? एस में इलेक्ट्रॉन मेरे पास में रहते हैं, पी में दूर जा रहे होते हैं। हाँ या ना? राइट। तो अगर यहाँ पर एफ आ गया तो यहाँ पर पी कैरेक्टर बढ़ गया, तो यहाँ पी कैरेक्टर कम हो गया, तो ये बॉन्ड शॉर्टर है, ये वाला बॉन्ड लॉन्गर है। समझे? राइट। रुको रुको, एक और एग्जांपल ले लो। बिल्कुल सिंपल लगने वाले सवाल पूछ लेंगे और बेचारे बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा है और 99% बच्चों ने देखा भी नहीं है, वो रो जाएंगे। सिंपल लुकिंग क्वेश्चंस एंड दे विल हैव नो आइडिया कैसे सोचे। और इतनी अब केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री में सोचने का स्कोप ज्यादा नहीं है। नो इट यू नो इट, यानी मैं सोच लूंगा नहीं। हाँ, वो पढ़ रखा है तो सोच लोगे, लेकिन नहीं पढ़ रखा तो उस दिन क्लिक नहीं होता वो। तो देखो सिंपल क्वेश्चन, ये CH बॉन्ड है, ये भी CH बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ पूछ रहे। ये A एंगस्ट्रॉम CH बॉन्ड, ये B एंगस्ट्रॉम CH बॉन्ड। एंगल पूछ लेंगे, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा। बिल्कुल सिंपल लुकिंग मॉलिक्यूल्स, राइट। और इसको स्ट्रेच करना है तो पहले दो की बात करते हैं। यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे दो Cl। इन्होंने अपने अपने पी कैरेक्टर बढ़वा लिए, तो यहाँ वाले पी कैरेक्टर हो जाएंगे कम, ये एस कैरेक्टर हो जाएंगे ज्यादा। और दो में पी कैरेक्टर से दो यहाँ बढ़ गया तो यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा। यहाँ पे एक में ही पी कैरेक्टर बढ़ा है तो इनका पी कैरेक्टर कम तो हुआ लेकिन उतना कम नहीं हुआ। यस और नो? इनके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज ऑर्बिटल्स। यस और नो? इन ऑर्बिटल्स में एस कैरेक्टर ज्यादा हो चुका है, पी कैरेक्टर ज्यादा नुकसान हो चुका है। और अगर इनमें एस कैरेक्टर ज्यादा है तो दिस बॉन्ड विल बी शॉर्टर, सो ए इज लेस देन बी। और अगर एंगल की बात करें तो यहाँ एस कैरेक्टर ज्यादा है, एस कैरेक्टर ज्यादा तो एंगल ज्यादा, तो अल्फा इज मोर देन बीटा। समझ में आया? टू टेक दिस वन स्टेप फर्दर वो ये पूछ लेंगे अगर तीन तीन क्लोरीन लगा दिए, अब ये वाला जो CH बॉन्ड है इसको बोल देंगे इसकी लेंथ है C एंगस्ट्रॉम, तो कंपेयर कीजिए तो तीन तीन Cl है, तो यहाँ P बढ़ा, यहाँ P बढ़ा, यहाँ P बढ़ा, तो सारा खामियाजा नहीं इसको भुगतना पड़ा। यहाँ P कैरेक्टर बहुत कम हो गया, S कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो गया, तो दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट CH बॉन्ड। ये बात समझ में आती है? वेरी सिंपल लुकिंग मॉलिक्यूल्स। बट अगर आपने फंडा नहीं पढ़ा है तो फिर आप कुछ भी सोच रहे हैं और कई बार उल्टा सोच के भी सीधा आंसर आ जाता है, बट हर बार तो ऐसा नहीं होता। और ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है तो आप बता रहे, बेसिक केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ाया जाता, तो आप फजान सूरज ये सभी पढ़ाते हैं। ठीक है, आज तक जेई में आया नहीं बट किताबों में दे रखा है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग की अच्छी बुक्स है, उसमें दिया हुआ है, किसी न किसी दिन आएगा जरूर, क्योंकि उन किताबों में से वैसे भी सवाल आ रहे हैं, तो इस पर नजर पड़ेगी तो ये भी आएगा। ओके, फंडा क्लियर हुआ? 111 के बहाने अच्छे से तसल्ली से लिखो। हाँ जी, ऐसी बंद नहीं करेंगे बेटा, गर्मी लगेगी। आप इधर आके बैठो, इधर आके बैठो, इधर इसी की हवा नहीं आएगी आप।
चल, so that was question 111. So good revision question. फिर पूछा है 112. H2O2 reacts with this. ये अभी जो ब्लू बटरफ्लाई बनाया था वो वाली बात हो रही. H2O2 और K2CR7 वो ब्लू बटरफ्लाई बनाते, which has got a blue color. तो पहली वाली बात तो बिल्कुल सही है. दूसरा, H2O2 can act as reducing agent. बात सही है, but फिलहाल in that reaction it is not acting like a reducing agent. Peroxide has जाके वहाँ चिपक रहा है. क्रोमियम +6 का +6 में है और ऑक्सीजन -1 का -1 में. तो बात दूसरी वाली सच है कि it can act, but फिलहाल it is not acting as a reducing agent. तो दोनों बातें सच है, बट दूसरे का पहले से कोई लेना देना नहीं है. तो आई वुड गो फॉर बी बॉम्बे एज द करेक्ट आंसर. क्या दिया है? बी बॉम्बे दिया. वापस आते हैं. H2O2 और Cr2 K2CR7 की रिएक्शन होती है और ब्लू चीज बनती है. अभी आपको बताया था वो बन रहा है, राइट. और दूसरी बात सही है, बट यहाँ पे फिलहाल कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही. ऑक्सीजन तो अभी भी -1 का -1 में, क्रोमियम अभी भी +6 का +6 में. तो यहाँ पे कौन सा रिडक्शन करवा दिया? हाँ, आप रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हो, बट यहाँ पे तो नहीं हुआ. कोई लेन देन नहीं पहली वाली रिएक्शन का. पहली वाली रिएक्शन तो रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है. क्रोमियम +6 का +6 में ही था. हाँ या ना? 113. What is the poor solvent for non-polar? ठीक है, बट नहीं, ये बात बहुत सही नहीं है. ये थोड़ी सी जिसने बनाई ज़्यादा सोचा नहीं. फिर पानी के अंदर क्लोरीन घुलता है. क्लोरीन तो नॉन पोलर होता है. हाँ या ना? घुलता है ना. क्लोरीन वाटर होता है, ब्रोमीन वाटर होता है. ब्रोमीन ही नॉन पोलर है. Br तो नॉन पोलर ही होगा. तो ये जो बात बोल रहे हैं कि पुअर सॉल्वेंट, की बात थोड़ी सी बच्चों वाली है. ये बहुत ज़्यादा सही नहीं है. Covalent compounds interact weakly that even van der Waals forces cannot be broken. दोनों ही बातें थोड़ी ठीक ही लग रही है. आंसर क्या दिया है? हैं? ठीक है, कह सकते हैं, बट बहुत सोची समझी भी बातें नहीं बोल रही है. थोड़ा सा ज़्यादा सोचते तो अच्छा रहता. चल, फिर पूछे जा रहा है 118. pH वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. यस, दोनों बातें सच है. बॉइलिंग वाटर इज pH लेस देन 7. यस, अगर आपने आयनिक 2 पैसा भी पढ़ी हो तो जब पानी गर्म करेंगे, बॉइल करें तो गर्म ही किया होगा. तो पानी गर्म किया तो पानी ज़्यादा टूटेगा, तो इस पर ज़्यादा होगा तो उसका pH कम हो जाएगा. तो pH इज वाटर pH इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. तो ये आंसर चलेगा, ये अहमदाबाद. ओके, इससे पूछा उसका आयनिक के लेक्चर्स बिल्कुल नहीं देखे, ना तो उसने लास्ट ईयर पढ़ी है, ना अभी तक उसने वीडियोस देखे. चलिए, दैट्स इट. तो ऑल्दो हम हाइड्रोजन चैप्टर के कम से कम 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये तो कितने 120 क्वेश्चंस किए. एक तो सबसे पहले आप करेंगे एग्जाम्पलर करनी है हाइड्रोजन चैप्टर की. देन आई विल गिव यू सम मोर असाइनमेंट. थोड़े दिन बाद अप्रैल में दूंगा, मार्च में नहीं. तो वी हैव डन एनसीईआरटी, वी हैव डन some an assignment. We'll do a lot, many assignments. We'll do the previous year's questions. और अभी भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे, इनफैक्ट ज़्यादातर आपसे अभी भी हो रहे हैं, बट हमको ज़्यादातर नहीं. हमको उस दिन एक क्वेश्चन ही तो करना है. हमारे पेपर में तो हाइड्रोजन चैप्टर का एक क्वेश्चन आएगा, तो वी हैव टू मेक श्योर वो एक मेरे हो जाए, और उसके लिए भी और मेहनत करनी है. बट 4 दिन पहले तक टिल संडे हमने कभी ये नहीं पढ़ा, ना 11th पे पढ़ा, ना 12th पे पढ़ा. फिर अब फटाफट पढ़ लिया और वो लड्डू हमने बांध लिया. और हाइड्रोजन चैप्टर में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए आपने देखा 3 एक लेक्चर तो पढ़ने में लग गए. क्वेश्चन करने में उतना टाइम नहीं लगा, डिस्कशन में फिर टाइम लगा. कुछ चीज़ें पहले ही आ गई थी एनसीईआरटी में, कुछ नहीं आई तो बातें बता दी. कुछ चीज़ें अभी और बातें बताई. नॉर्मेलिटी वाली बात सिर्फ बताई है, समझाई तो नहीं है. तो वो आता रहेगा. हम तो क्लास बंद करते नहीं है, इसीलिए कि सारी चीज़ें एक बार में अगर बता भी गए तो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप एक चैप्टर ही पूरा नहीं कर पाओगे, बाकी चैप्टर बहुत दूर की बात है. जबकि हमने इसे एक वीक में रिडॉक्स भी कर लिया,
एडजस्ट कर लिया और आज हम एस ब्लॉक अभी शुरू करेंगे। दोपहर तक हमारे एस ब्लॉक खत्म हो जाएगा। पी ब्लॉक भी हम अच्छा खासा कर चुके होंगे आज जाने से पहले। आपको असाइनमेंट मिला है इस ब्लॉक का? बना के रखे हमने पहले से, ठीक है। इस तरह से हम अच्छा खासा कवर अप कर रहे हैं। क्लासेस हमारी चल रही है। अभी भी एग्जाम में पूरा 1 महीना बाकी है। आज तारीख क्या हो रही है? 19, और आपका पेपर 21 तारीख से होगा। यू गॉट कंप्लीट 1 मंथ लेफ्ट। एंड जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है तो वो जनरली तो एग्जाम से 4 या 5 दिन पहले ही करवाते हैं। तो पहला मेंस होता था उससे 4-5 दिन पहले लास्ट में, फिर एक बार अगले वाले मेंस से पहले और पढ़ा देते, रिवाइज करा देते। बट आपको अभी पढ़ा देंगे मार्च में ही, तो ठीक चल रहा है। इनऑर्गेनिक ऐसे ही होती है, बिठाओ और पढ़ाओ। और इसके अंदर मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ जो बार बार बोलता हूँ, कम टू ऑफलाइन क्लासेस। इनऑर्गेनिक आप ऑनलाइन नहीं पढ़ पाओगे, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो ऑफलाइन में आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज इनऑर्गेनिक इज वेरी वेरी रैंडम, कुछ भी कहीं पे भी हो जाता है। देयर इज नो कंटिन्यूटी इन इट। दिस इज अ की कंसेप्ट, इसी पे बिल्ड कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक भी थोड़ी रैंडम है, बट एटलीस्ट वो कार्बन की केमिस्ट्री और वो 33% कोर्स है हमारा, तो वहाँ पे हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आज एस ब्लॉक पढ़ने वाले। एस ब्लॉक में एल्कली मेटल्स है 5-6, एल्कलाइन अर्थ मेटल है 5-6, तो 12 मेटल्स की पढ़ाई, 12 एलिमेंट्स की पढ़ाई हमको करनी है एक चैप्टर में, जिसमें से एक सवाल आएगा तो कितना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। तो इट इज वेरी रैंडम सब्जेक्ट, और बीच में कभी कभी एकदम बहुत स्लगिश हो जाता है, कहीं क्या हो रहा है। एंड द मोमेंट दिस हैपेंस इन ऑनलाइन क्लास, इन ऑनलाइन मीडियम, यू प्रेस द इजेक्ट बटन, आप उसे छोड़ देते हो, बिकॉज यू हैव अ चॉइस। बट इफ यू आर सिटिंग हियर, यहाँ पे वो देख रहे एक दूसरे के चेहरे, क्या पढ़ा रहे हैं, but you don't have a choice to leave. And then after 5 minutes, 10 minutes, you will find something interesting, and you will be back into the lecture. समझ रहे हो आप? जब ऑनलाइन आप भी, जब ऑनलाइन की मजबूरी थी तो ये प्रॉब्लम आपने भी फेस करी होगी ना, राइट? इसीलिए हमने वहाँ पे जैसे ऑनलाइन पढ़ाने की बारी आई, हमने और स्लो कर दिया। जैसे अप्रैल से लेके अगस्त वी हैड टू टीच ऑनलाइन, हम स्पीड बढ़ा सकते थे, बट हमें बिल्कुल अच्छे से पता है तो ऑनलाइन पढ़ाया हुआ वेस्ट है। तो कब पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे तो फिर भी जल जाएंगे। बट द मोमेंट वी ट्राई टू फिनिश द कोर्स फिनिश हो जाएगा, बट ये भी फिनिश हो जाएगा। वो हमने नहीं किया, स्लो डाउन। जनवरी में क्लासेस ऑनलाइन हुई, तो वापस धीरे हो गई, नहीं, आराम से पढ़ाओ, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि पेपर इनको देने जाना। अगर इनको नहीं आता, इनको फील नहीं आई, तो इनके नंबर नहीं आने वाले। हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इसलिए अभी भी जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं और जो यहाँ पे बैठे हैं, स्टिक टू क्लासरूम पैटर्न। घर बैठोगे, अनफॉर्चुनेटली घर बैठे रह जाओ। फिर इससे, ये मैंने पहले भी बोला होगा कि घर ही रह जाओगे। कहाँ बैठे हो? घर। बाद में कहो घर। उस इनर्शिया को ब्रेक करो, निकलो वहां से, वरना निकल ही नहीं पाओगे, बता रहा हूँ। ठीक है? हाँ, अच्छा कि ज्यादातर लोग आए। कुछ लोग वहाँ गए फेयरवेल खेलने। कितने लोग आए फेयरवेल खेलना था? वो क्या हर्ष में आया नहीं क्या? आज फेयरवेल में गया वो? किसका ना फेयरवेल? आज फेयरवेल वाला खेला कौन से स्कूल में खेला जा रहा है? सेंट पॉल्स में। कहाँ सेंट पॉल्स वाले बच्चे? 3। बाकी क्या? बाकी एब्सेंट है। दीदी अग्निहोत्री बोल रहे हैं सर यार तुम्हें 1 बटे नहीं करो, इधर क्या आने में मौत आ रही है तुमको, फटाफट ब्रेक में आ जाना इधर पाठशाला। या तो तुम फेयरवेल चले जाते या फिर क्या हो, नौटंकी क्यों कर रहे हो? जोधपुर में तुम्हारा घर, कहाँ है तुम्हारा घर? हाउसिंग बोर्ड ये रहा। और जोधपुर तो इतना छोटा शहर है, फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर 10 मिनट 15 मिनट। तुम कौन सा गाड़ी 30 पे चलाते हो? तुम कौन सा देख के चलाते हो? तो अंधा धुन चलते हो। गरम फुटे अगले के, ये उससे अगले के अपने गई।
जोधपुर इस मायने में अच्छी जगह है। जैसे इफ यू गो टू बिगर सिटीज, जोधपुर सब बिगर ही है। यू टू गो टू गुड़गांव, दिल्ली, अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था कई लोगों का, कल वो थी होली थी कल, तो वो रामा श्यामा करना होता है। तो जनरली मैं तो बहुत सोशल इंसान हूँ, बहुत सोशल क्या मतलब बिल्कुल ही सोशल नहीं हूँ, फिर भी मैं 2-3 जगह फिक्स है कि भाई होली दिवाली जाता ही हूँ। अपने ननियाल जाता हूँ, ननियाल वैसे भी जाता हूँ बट होली दिवाली ज़रूर जाता हूँ, और अपने ससुराल वहाँ भी जाता हूँ, और 1-2 कोई फ्रेंड्स हैं कि भाई चलो चलते हैं, बाकी मैं नहीं जाता। तो एक मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है, तो वो बोला कि भाई कहाँ है, मैंने कहा इधर हूँ, तो मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई हम तो निकल रहे हैं, तो मैं तेरे आ जाऊँगा, तू आएगा मैं मिलूंगा नहीं। तो आ गए, कोई इंजीनियर है, उसके भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, गुड़गांव में काम करते हैं। तो वो अब जब वापस जा रहे हैं तो वो इस बात को बहुत मिस करते हैं। बीच में जब कभी दिल्ली जाना पड़ता था, गुड़गांव जाना पड़ता था, कि वहाँ पे अगर घर से बाहर निकलना है तो बहुत सोच समझ के निकलना पड़ता है। अपन लोग जोधपुर में रह रहे हैं तो अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब दिल्ली मुंबई जाओगे तो याद करो सही बोला, जैसे आप लोग घर से निकले तो अपन तो घर से निकल के आ गए रोड में, अरे एक्टिवा की चाबी कहाँ है, नहीं है, दौड़ के ले आए, अंदर गए, एक्टिवा की चाबी बाहर आ गए, और एक्टिवा पे जाना था और चाबी लाना भूल गए, तो आप फट से अंदर गए, चाबी ले आए। ये सुनो, बट इन दिल्ली बॉम्बे ये सहूलियत तो नहीं है। जाओ पहले भी मेरी बात, तो गाड़ी कहीं और खड़ी होगी, थोड़ी घर के सामने गाड़ी खड़ी है, हवा में थोड़ी रहेगी। आप तो 8वीं-10वीं मंजिल पे रह रहे हो ना, तो आप पहले तो नीचे आए, फिर आपकी पार्किंग की जगह की वहां गए, थोड़ी आपकी लिफ्ट के सामने आपकी गाड़ी की पार्किंग की जगह होगी। हमें सबकी अलॉटेड जगह होती है, आप अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करोगे या वरना आप अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करोगे, ऐसा नहीं करें। एलोकेटेड पार्किंग नहीं हो, रोज हम मिनट मरेंगे, रोज लोग लड़ी देंगे, हमारी घर गाड़ी रख ला, तो वहाँ पे सबकी एलोकेटेड पार्किंग होती है। आप वहाँ गए, फिर चाबी का चाबी, फिर एक दूसरे को देख रहे हैं कौन जाएगा। हस्बैंड वाइफ को देख रहा है, वाइफ हस्बैंड को देख रही है, तू गधा है कि तू गधा, एक्चुअली दोनों। हाँ, अगर उनके बच्चा है तो बच्चे का दौड़ा दे, अरे जा चाबी लेके आ, थोड़ी देर में बच्चा भी समझ जाता है, मैं तो को नहीं जाऊँ। अच्छा, दिल्ली में बच्चे मारवाड़ी नहीं बोलते, कोई बात भी अंग्रेजी हिंदी में करते हुए कि मैं नहीं जा रहा, आप जाओ। तो छोटे बच्चों को क्या दौड़ाएगा, जाओगे, फिर वो जाते हैं चाबी लेके आते हैं, बहुत बहुत पंगे। फिर कहीं जाना भी, सामान भी लाना तो लिस्ट बनाओ, बट बाहर जाने के लिए मतलब कोई सामान लाना है तो छोटी चीज़ रहेगी, वापस लिफ्ट से उतरो, फिर जाओ, फिर लेके आओ। अपने जोधपुर में कहीं से भी कहीं जाओ, एवरीवेयर 15 मिनट्स। यहाँ से पावटा जाना है 15 मिनट, सड़कें चाहे कैसी हो या नहीं भी हो, विद और विदाउट द रोड्स, 15 मिनट्स वी आर एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर। यस, उनको बड़ा मिस होता है। 15 मिनट में सोसाइटी से, अपने फ्लैट से, सोसाइटी से बाहर निकलने, मेन रोड में आने 15 मिनट लग जाते हो। तो मैं कल चिढ़ा रहा था, तो कोई जोधपुर में कुछ शानदार का खाना खाया आपने? तो जोधपुर में जो रहते हैं वो कई लोगों ने खाया, तो हम लोग दोस्त लोग खाते थे पहले भी, तो कल वो मंगाया खाना, खाया, उसके घर पे खाना खाया, मैं खाए ले पर तरसला, पर फोटो ही देख के ला, फिर फोटो ही देखोगे बाद में। तो जोधपुर में सब आसान है, और उसमें भी तुम ऑनलाइन बैठ रहे थे ना, इतना क्या आलस है, राइट? और हो सकता है तुम लेट उठे हो, अरे तो आ जाओ, हम कौन सा टाइम पे आ रहे हैं। कई बच्चे मैं देखता हूँ पहली क्लास तो ऑनलाइन अटेंड करते, दूसरी में आ जाते। ये प्रांशु की क्लास यही किया था, मुझे सब याद रहता, तुम्हें लगता है कैसे याद है? टीचर कौन ही ऐसी होती, सब याद रहता है, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, ये लेट आया था, इसने क्लास से बातें करी थी, इसने आइसक्रीम की बात करी थी यार, वो सब याद रहता है। तो ऐसा कर लो, बट आने का एजेंडा तो हो ना। और आज तो क्लास 9 बजे कर दी, तो आज फिर भी आ सकते थे। मुझे लगा क्या बोलो 8 बजे आएगा, तो मैंने मैसेज किया जल्दी से मत आना 8 बजे, 9 बजे आना, तो पढ़ देंगे, शाम को 1 घंटा पढ़ा लेंगे, और क्या। 8 से 6 थी ना क्लास, तो 9 से 7 कर देंगे, 7 बजे की तो तुम्हारी आदत भी है। 6 बजे बाहर जाओगे, घूमो जाओगे, ये कहा है 7 बजे एकदम तुम्हारा टाइम, हाँ ये दिया बत्ती का टाइम हो रहा है, अब घर चलते।
चलो jokes apart, back to inorganic chemistry, S block. S block क्या आप जानते हैं? अरे क्या है, अल्लाह करोगे? तो S ब्लॉक में क्या एल्कली मेटल्स आते हैं और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि एल्कली मेटल्स को एल्कली क्यों बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ को एल्कलाइन अर्थ क्यों बोलते हैं? पढ़ा नहीं पढ़ा? एल्कलाइन अर्थ हमारे अर्थ की क्रस्ट में मिल जाते हैं, एल्कली वाले बहुत एल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं बट वो अर्थ की क्रस्ट में मिलते नहीं है। ऐसा कुछ फंडा छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, वो आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा, पहले पैराग्राफ में। फिर पहले पैराग्राफ में बड़ी खतरनाक एक बात लिखी है, बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ नहीं मानते। मिली है बात? बेरिलियम को एल्कलाइन अर्थ नहीं मानते, उसको नोट किया जाए कि बेरिलियम इज नॉट एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों? क्योंकि वो एल्कलाइन ही नहीं होता, एम्फोटेरिक है। बेरिलियम तो ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है ना, एल्कलाइन थोड़ी होता है। क्या रहा है? लिखो इस बात को कि बेरिलियम इज नॉट एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों? क्योंकि वो एल्कलाइन नहीं है, क्योंकि वो एम्फोटेरिक है। और बाकी इस पैराग्राफ में कुछ नहीं पूछ सकते। अच्छा सा प्यारा सा एक कट मार दो। दूसरे पैराग्राफ में भी कुछ नहीं पूछ सकते। तीसरा पैराग्राफ है 3 लाइन का, उसमें भी कुछ नहीं पूछ सकते। वैसे दूसरे पैराग्राफ में फ्रेंडशिप की बातें कर रहे हैं, बट फ्रेंडशिप रेडियोएक्टिव होता है, तो इतना ही जानना बहुत है। उसकी हाफ लाइफ 21 मिनट है, वो ऐसी बातें पूछते नहीं है। फिर अगले बड़े पैराग्राफ में डायगोनल रिलेशनशिप की चर्चा दिखेगी आपको। देखिए, डायगोनल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब सवाल आते हैं इसमें। जब आप PYQs देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा और बार बार मिलेगा। तो ये क्या है डायगोनल रिलेशनशिप? आइए देखते हैं। ऐसा देखा गया कि लिथियम और मैग्नीशियम कुछ कुछ मायने में, सभी मायनों में नहीं, कुछ कुछ मायनों में एक जैसे। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम भी कुछ कुछ मायने में एक जैसे, एंड बोरॉन एंड सिलिकॉन भी कुछ कुछ एक जैसे। इनफैक्ट एक बंदा हुआ था मेंडलीफ, उसने बोरॉन को बोला था हेक्सासिलिकॉन। उसने बोरॉन का नाम, बोरॉन जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था तो उसने बोला था कि यहाँ पर कोई आएगा जो सिलिकॉन के जैसा होगा, और उसका नाम भी रखा था हेक्सासिलिकॉन। तो डायगोनल रिलेशनशिप ये तीन होता है कि ये दोनों कुछ कुछ एक जैसे होते हैं, ये दोनों कुछ कुछ एक जैसे, ये दोनों कुछ। तो डायगोनल रिलेशनशिप किन में? इन तीनों, इन 6 लोगों में। ये नोट किया जाए किन में होता है, कौन है जो डायगोनली रिलेटेड है एक दूसरे से? ये लोग। अब डायगोनल रिलेशनशिप का आधार क्या है? तो 2 में से एक आधार ये बता रहे हैं, या तो ये या ये दूसरा वाला, ये दोनों भी एक साथ चल सकते हैं। पहला, इनकी आयनिक साइज, लिथियम प्लस और Mg+2, बेरिलियम प्लस एल्यूमिनियम प्लस 3, इनकी आयनिक साइज लगभग बराबर है। या तो ऐसा होगा, या दूसरा वाला कि साइज तो चलो आयनिक साइज तो बराबर नहीं है, लेकिन चार्ज और साइज का जो
चार्ज और रेडियस का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम है कि अगर चार्ज ज्यादा है तो थोड़ा रेडियस भी बड़ा है, इसमें चार्ज प्लस 3 तो चार्ज ज्यादा है प्लस 3 हो गया तो रेडियस भी थोड़ा बड़ा हो गया, तो रेशियो वापस बराबर हो गया। देखो ऐसा लिखा मिलेगा, द डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू द सिमिलैरिटी इन आयनिक साइज, या तो आयनिक साइज सिमिलर है एंड और, दोनों ये भी हो सकता है या दूसरा भी, एंड और चार्ज टू रेडियस रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स, या तो ये सिमिलर है या तो आयनिक साइज सिमिलर है या चार्ज टू रेडियस ये रेशियो सिमिलर है। हाँ या ना, तो ये ऐसा सवाल बोल सकते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप का क्या आ रहा है, ए या बी या बोथ ऑफ देम, समझ में आ रहा है? तो याद रखना दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया जाए कि डायगोनल रिलेशनशिप किनके बीच में होती है और उसका क्या कारण है। एनसीईआरटी के हिसाब से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछा गया है, फिर पूछ लेंगे, जैसे पढ़ाए हो बता देंगे। फिर उसके बाद बोल रहे हैं मोनोवेलेंट सोडियम पोटेशियम आयन कैल्शियम मैग्नीशियम हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में बहुत काम आते हैं, कि बायो को कुछ फंडा है तुमको नहीं पता। 10 आर्टिकल 10.1 ग्रुप 1 एलिमेंट्स। अच्छा ये जब हम पढ़ेंगे आज, ये भी आज ही हो जाएगा, तो इसमें ज्यादा टाइम एल्कली मेटल में लगेगा, एल्कलाइन मेटल को बहुत कम टाइम लगेगा। जैसे अगर इस चैप्टर करने में ऑलमोस्ट हमको 4 घंटे लगते हैं, मान लो 3 लेक्चर से थोड़ा कम टाइम, तो 2 लेक्चर तो हम सिर्फ एल्कली मेटल्स पढ़ेंगे, लेकिन एल्कलाइन अर्थ के लिए 2 लेक्चर नहीं चाहिए होगा, वो 1 लेक्चर से भी कम में खत्म हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो पहले आएंगे सारे, फिर रिपीटिशन में टाइम बचता है। तो अभी धीरे चल रहे, पर थोड़ी देर बाद हम लोग अपना स्पीड पिकअप कर लेंगे, पर हाइड्रोजन जितना टाइम नहीं लगेगा, ये फटाफट हम आज हम कर सकते हैं। देखो पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप जानते हो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बड़े आराम से सोचा जा सकता है। लिथियम का क्या होता है 2s1, उससे नीचे वाले सोडियम का क्या होगा 3s1, 4s1, 5s1, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। फिर अगली चीज है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो आप बताइए जब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटम्स की साइज क्या होगी, बढ़ेगी। आयंस की साइज क्या होगी, बढ़ेगी। लिथियम प्लस छोटा है, Na प्लस बड़ा है, A प्लस और यहाँ पे कुछ सवाल ही नहीं बनता, तो पूछ रहे तो सब बता देंगे, हम भी बता देंगे। अगला आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्योंकि लिथियम छोटा है, उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में, तो उनको हटाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। सोडियम थोड़ा बड़ा है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है, आपके न्यूक्लियस उतना टाइटली नहीं पकड़ा, इसीलिए वो इतना दूर है। जब आपके न्यूक्लियस इतना टाइटली नहीं पकड़ा तो दूसरा उसे कोई लेके चला जाएगा, यस और नो। तो इसलिए जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल पाएंगे या निकाले जाएंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, वो भी समझ में आता है, यस और नो। जैसे जैसे नीचे जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बोले क्यों कम होगी, क्या आयनाइज करना तो इलेक्ट्रॉन को हटाना, और जब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थोड़ा दूर है, इसका न्यूक्लियस इतना टाइटली नहीं पकड़ा है, जब इतना टाइटली नहीं पकड़ा है तो उस बंधन को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहिए, सेंसिबल। मतलब जेई एडवांस में तो मानिए मत कैसा सवाल आएगा, बट मेन्स बता सकता है और बता ही देंगे, आगे बढ़िए। फिर आएगी इंपॉर्टेंट बात हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा करेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। एक लाइन लिख लो पहले आप, हाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू, हाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, चार्ज नहीं, चार्ज डेंसिटी। हाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज
डेंसिटी। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतने लोग आके जुड़ेंगे। एक तरह से आप फजान सूत्र से समझ सकते हैं। लिथियम प्लस जो है छोटा है, Na प्लस जो है थोड़ा बड़ा है, तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। जिसका साइज छोटी, जिसका रेडियस कम, उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा। फजान सूत्र यस, या अभी जो लिखा उससे देख लो। चार्ज दोनों में +1 है, बट क्योंकि इसकी साइज कम है तो डेंसिटी ज्यादा है। यस और नो? जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपसे जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो वही आपने लिखा ना, हाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। तो आप बताइए लिथियम का ज्यादा हाइड्रेशन होगा या सोडियम का? सोडियम से कम पोटेशियम इस तरह से होगा। वही तो एनसीईआरटी कह रही है। द हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कली मेटल आयंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन आयनिक साइज। लिथियम को ज्यादा बताया, सीजियम कम बताया। यस, समझे? मैं और बात करूंगा, पहले ये जो बोल रहे हैं वो तो पढ़ ले। लिथियम प्लस मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, सही बात है। एंड फॉर दिस रीजन लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड। उनके साथ वाटर ऑफ हाइड्रेशन हमेशा दिखेगा। सुनना मेरी बात, तुम्हारे पास पानी में नमक है, पानी में नमक डाल दो, धूप में रख दो, खुले में रख दो, तो पानी उड़ता चला जाएगा। कुछ देर में, कुछ दिनों में सिर्फ NaCl बचेगा, हाँ या ना? लेकिन मुद्दे की बात है NaCl बचेगा, .H2O नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ NaCl होगा। लेकिन अगर LiCl को पानी में घोलो, घुल तो वो भी जाता है। उसे धूप पर रखो, खुले में रखो, पानी उसमें से भी उड़ेगा। लेकिन क्योंकि लिथियम और पानी के बंधन ज्यादा मजबूत है, तो बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल को जाने देगा, दो को पकड़ के रखेगा कि नहीं तुम यही रहोगे, क्योंकि उसका बंधन बहुत ज्यादा मजबूत है। समझे? लिथियम के सॉल्ट्स के साथ हमेशा आपको पानी मिलेगा, भले वो सूखा है बट वो एनहाइड्रस नहीं होगा, भले ड्राई है बट वो एनहाइड्रस नहीं होगा, पानी तो उसके साथ जुड़ा हुआ ही मिलेगा। NaCl जो है वो ड्राई होता है, KCl जो होता है उसके साथ पानी वानी नहीं मिलता। पानी में घोल दोगे तो पानी है, बट खुले में रख दो सारा पानी उड़ जाएगा। KCl .1H2O .2H2O एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात समझ में आ रही है? वापस एनसीईआरटी पढ़ते हैं। लिथियम हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड फॉर दिस रीजन लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड। उनके साथ कुछ ना कुछ पानी तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि पानी के साथ उनका जो बंधन है बहुत मजबूत है। यस और नो? ठीक है, मोबाइल निकालो फटाफट। इधर करो। हाँ जी, सर में डिग्री ऑफ हाइड्रेशन वाली बात और सुनो। टॉर्च ले आए क्या? ये मोबाइल में टॉर्च है। चलो मस्ती मत करो, ध्यान दो। अगर Li+ है गैसियस फॉर्म, तो इसकी कुछ साइज होगा। इसे आप पानी में डालेंगे तो पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल आगे से जुड़ जाएंगे और इसका जो इफेक्टिव रेडियस है वो बहुत बढ़ जाएगा। इसका जो इफेक्टिव रेडियस है वो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। यस, तो उसका गैसियस रेडियस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्वस रेडियस। Li+ को जैसे ही पानी में डाला इतने पानी के मॉलिक्यूल इससे जुड़ेंगे, मजा आ जाएगा इसको, और उससे इसके साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है,
बोले दूसरों में ऐसा नहीं होता, होता है, इतना नहीं होता। अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो ये भी Na+aqueous बन जाएगा, इससे भी पानी के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, लेकिन उतने नहीं जुड़ेंगे, पर थोड़ा साइज बढ़ेगी, और उतनी नहीं बढ़ी जितनी इसकी बढ़ी। तो यूं तो Li+ गैस छोटा है, Na+ गैस बड़ा है। अगर आयनिक रेडियस की बात करूं, अगर आयनिक रेडियाई की बात करूं, तो Li+ गैस इज स्मॉलर देन Na+ गैस, which is smaller than K+ in gaseous form, which is smaller than rubidium in gaseous form, which is cesium in gaseous form। ऐसा ऑर्डर होगा। पर जैसे ही इनको पानी में डालोगे, इन सबसे पानी जुड़ेगा, सबका आकार बड़ा हो जाएगा, इफेक्टिव रेडियस बड़ा हो जाएगा। बट देखा ये गया है कि अगर हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस की बात करें, एक होता है आयनिक रेडियस इन गैस, एक होता है हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस, तो वहां पे देखा गया कि Li+aqueous is more than, is larger than Na+aqueous। सारा ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ऐसा लोगों ने देखा। राइट? तो ये जो बात एनसीईआरटी ने लिखी कि Li+ का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है एज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, इसको इनडायरेक्ट पूछने का तरीका ये है, आयनिक रेडियस पूछेंगे। ध्यान देना, आयनिक रेडियस कौन सा पूछ रहे हैं, गैस वाला। तो इससे पीरियोडिक टेबल पढ़िए, वो बता देगा कि लिथियम छोटा होता है, सोडियम बड़ा होता है, पोटेशियम और बड़ा होता है। ठीक है, Li+ भी छोटा, Na+ भी बड़ा, K+ भी बड़ा, वो तो पीरियोडिक टेबल पढ़ के बता देगा बच्चा। बट पानी में डालने के बाद क्या होगा, उसके लिए उसको S ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही पानी में डालोगे, पानी के मॉलिक्यूल धावा बोल देंगे, और सबसे ज्यादा धावा किसे बोला गया है, लिथियम। तो ये जो एनसीईआरटी बोल रही है ना, लिथियम इज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, इस तरह से पूछ लेते हैं कि आप हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस बताइए। समझे? लिखो अच्छे से। ओके, अब यही बात थोड़ी और अलग तरह से, इनडायरेक्ट तरीके से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक कंडक्टिविटी वाला सेक्शन आता है।
जिसमें एक मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करते थे। एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है कि पानी में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज, कैटायंस की 5 कैटायंस की वैल्यू बताई, 5 एनायन की वैल्यू बताई, और कैटायंस में सबसे ज़्यादा थी H+ की और एनायन में सबसे ज़्यादा थी OH- की, क्योंकि अपन ने पढ़ी कि नहीं पढ़ा, थोड़ा अच्छा से बंद करो। क्योंकि अपन ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो वहां पे अगर आप देखें, देख लेना बात, तो K+ की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो Na+ से ज्यादा है। K+ की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो Na+ से ज्यादा बता है। ऐसा इसलिए कि K+ से जब पानी के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो उनकी संख्या कम है, Na+ से जो पानी के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे उनकी संख्या ज्यादा है। तो Na+ एक बहुत विशाल मॉलिक्यूल हो चुका है जो पानी में जब मूव करेगा, उस भीड़ को जब पार करने की कोशिश करेगा तो ज्यादा लोगों से भिड़ता रहेगा और उसका मोमेंटम बार बार टूटता रहेगा। वही K+ थोड़ा हल्का है, थोड़ा छोटा है, तो उस भीड़ में फिर भी पास हो पाएगा। आया ना, नहीं समझ में आया? तो और एडवांस लेवल पे चलेगा। इस तरह से इस चीज को एनसीईआरटी में लिखा है, इस तरह से पूछ लेंगे कि आप Li+ एक्वस, Na+ एक्वस, K+ एक्वस की कंडक्टिविटी बताइए, कंपेयर कीजिए वैल्यू से, कम ज्यादा बताइए। तो Li+ एक्वस बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड है, बहुत विशाल हो चुका है, उसका उस भीड़ में से गुजरना बहुत मुश्किल है, बार बार भिड़ेगा, बार बार मोमेंटम लूज करेगा, चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा। आया ना? तो मेला लगा हो, तो भीड़ लगी हुई है, तो रावण के चबूतरे पे मेला लगा। तो अब कोई दुबला पतला इंसान है, उसे बोले इस तरह से उस छोर तक जाना है, वो दौड़ते हुए जल्दी पहुंच सकता है। इसी के बजाय कोई गोल मटोल इंसान है, उसको बोले तुमको पार करना है तो थोड़ा मुश्किल होगा। समझ रहे हो? वो ज्यादा लोगों से भिड़ता रहेगा, उसे मिलने के लिए जगह उतनी आसानी से नहीं मिल पाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा आइडिया? लिख लो यहाँ पे। अब यहाँ टाइम लगा दिया हमने, फिर जब एल्कलाइन अर्थ पढ़ रहे होंगे तो वहां पर भी सेम चीज आएगी, बट वहां टाइम नहीं लगेगा। बोले Be+2, ये Mg+2, किसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा? Be+2। वैसे हवा में गैसियस रेडियस की बात करें Be+2 छोटा होगा, बट पानी में डालने के बाद Be+2 सबसे बड़ा होगा। तो फंडा एक बार पढ़ लिया, अब रिवीजन हो जाएगा, उल्टा टाइम बचेगा हमारा, रिवीजन और होगा। आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर ब्रेक देंगे आपको। जयंत चौधरी को ये क्या पुराना बच्चा है, तनुष लुखा ये कोई है? हाँ ये है। ये फेयरवेल खेलने गए थे क्या? दोनों DPS के प्री बोर्ड हो। मेरे पास तो इसके फादर कुछ और मैसेज आया, इनमें से किसी के फादर का पता नहीं, वो दूसरा संडे दूसरा तनिष मकवाना है क्या? वो कौन से स्कूल में फिर? तो सेंट पॉल में कितने बच्चे आए? हाँ, बाकी वो फेयरवेल खेलने गए। जब नौटंकी है। चलो बैक टू एनसीईआरटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये एक पैराग्राफ बड़ा पैराग्राफ, पहला ही पैराग्राफ टाइम ले लेंगे। ऑल द एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉल्ट चॉक, ठीक है।
बिकॉज ऑफ लार्ज साइज लो डेंसिटी, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाकर डेंसिटी बढ़ती है, बट लिथियम और सोडियम में, सोडियम और पोटेशियम में लफड़ा है, देखो वैसे तो डेंसिटी बढ़ रही है लेकिन सोडियम और पोटेशियम में बढ़ नहीं रही। अब इसको अपन बदल तो नहीं सकते, समझ सकते हैं। जैसे कि आप है, ये मैं हूं, या कोई भी इंसान है, हम उसे कोई वो काम कर रहा है, उसे दूसरा वाला काम करवा तो नहीं सकते, हाँ उसका नजरिया सुन तो सकते, समझ तो सकते। तो ये हमारे डिस्कशन से चेंज नहीं होगा कि अच्छा हमने डिस्कशन करा तो डेंसिटी लगातार बढ़ी, एक्सेप्शन नहीं है। बट एक्सेप्शन है तो क्या कारण है उसका, तो आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा है, सुनिए। एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी 30%, बीसीसी में 68, सिंपल क्यूब 52, और वो भी अपन मतलब डिफेक्ट्स की बातें नहीं कर रहे। इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट हो जाए तो डेंसिटी और भी कम हो जाती है, वो तो हम इग्नोर कर। अब मान लो एक मेटल है कि एफसीसी अरेंजमेंट में रहता है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। उसी एक कमरे में 4 आइटम आ जाएंगे, 74% जगह आपने यूज करी तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी ना। वही एलिमेंट अगर बीसीसी में रहे उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। वही एलिमेंट सिंपल क्यूब में रहे, डेंसिटी और कम हो जाएगी। तो योर डेंसिटी विल डिपेंड कि आप किस तरह के लैटिस में रहते हैं। तो मान लीजिए लिथियम रहता है बीसीसी में, सोडियम भी रहता है बीसीसी, पोटेशियम रहता है सिंपल क्यूब में, तो डेंसिटी चेंज होगी। अब भले ही पोटेशियम भारी है बट तुम जिस लैटिस में रहते हो तो उससे डेंसिटी तो ओवरऑल कम हो जाएगी, हाँ या ना। और अब लाख समझा लो पोटेशियम को, भाई पोटेशियम वो तेरे सब परिवार वाले, तेरी फैमिली वाले तो सब बीसीसी में रहते हैं, तुम सिंपल क्यूब में क्यों रहते हो? ये वो सब तो एफसीसी में रहते हैं, तुम बीसीसी में क्यों रहते हो? बट वो मानता थोड़ी होती है, तुम्हारी मर्जी। तो ये याद तो रखना पड़ेगा कैसा होता है, बट ऐसा क्यों होता है, ऐसा चेंज क्यों आ रहा है? उसके पीछे कारण समझ में आता है कि लैटिस स्ट्रक्चर कैन चेंज। वो सब एफसीसी में रहते थे, मैं बीसीसी में रहता हूँ। वो 74% एफिशिएंसी लेके आया, मैं 60-80 लेके आया। यस, इस कारण से इस तरह से विवाद, इस तरह से एक्सेप्शंस आ जाते हैं। ओके, चलिए। देन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो, इंडिकेटिंग वीक मेटालिक बॉन्डिंग। यहाँ पे मैं आपको मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। पता नहीं पहले पढ़ाई नहीं पढ़ाई। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ा ली? डी ब्लॉक में पढ़ा ली? तो फिर अभी पढ़ी आपने, फिर तो अभी पढ़ी कि भाई मेटल्स एक एक दो अपनी श्रद्धा अनुसार इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन बादल जैसे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ोगे, बादलों को जोड़ोगे, समुद्र बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र बन जाएगा, और उसमें वो कैटायन जो है वो फंसे हुए हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो समुद्र है उसे आप एक गोंद के जैसा मान सकते हैं, और उस गोंद में वो इलेक्ट्रॉन तो हल्का, उस गोंद में वो भारी भरकम जो कैटायन है वो फंसे हुए, अटके हुए, बैठे हुए। अब यदि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उससे कुछ गोंद बने, मैग्नीशियम 2 देता है तो गोंद गाढ़ा होगा, और मैग्नीशियम का वजन इतना नहीं बढ़ गया, सोडियम 23 का है तो मैग्नीशियम 24 का, तो लेकिन उससे जो इलेक्ट्रॉन दिए वो ज्यादा दिए तो गोंद गाढ़ा हो गया, और अब उससे जो बॉन्डिंग होगी, जो मजबूती आएगी वो ज्यादा आएगी। तो मैग्नीशियम इज हार्डर देन सोडियम। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और वजन उसका 24 से 27 ही हुआ है, बट उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन 2 से 3 दे दिए, तो जो गोंद है और गाढ़ा हो जाएगा, और उस गाढ़े गोंद में ये एल्यूमिनियम और अच्छे से पैक हो जाएगा। सो द हार्डनेस ऑफ एल्यूमिनियम इज इवन मोर देन मैग्नीशियम। नीचे आओ, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, पोटेशियम भी 1 ही देता है। जहाँ सोडियम का वजन 23 है, पोटेशियम का 39 है, काफी बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन तो भाई तुमने 1 ही दिया, और तुम भारी भरकम हो गए। अब इस भारी भरकम चीज को 1 इलेक्ट्रॉन वाले उस पतले से गोंद से कैसे बांधे, तो बॉन्डिंग इतनी मजबूत नहीं होगी। और नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तुम 1 ही दोगे और तुम्हारी साइज बढ़ती जा रही है, तुम्हारा वजन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी भारी भरकम चीजें उसी तरह की गोंद से कैसे चिपकाएंगे आप, तो वो बहुत बेकार बॉन्डिंग होगी। ये सॉर्ट हो
आपको दो तीलियां दे दे, तीली समझते हो माचिस, तीली, उनको बिल्कुल एक बूंद गोंद दे दे, बोले चिपका के देख लो, तो चिपक जाएगा। बोले अच्छा ऐसा करो, दो लकड़ियां लेके आओ बड़ी और एक बूंद गोंद, बोले अब चिपका के बताओ, वो कितना ढंग से चिपकेगा। तो वही चीज हमारे साथ केमिकल यहाँ पे हो रही है मेटालिक बॉन्डिंग में। क्लियर? तो यही ये कह रहे कि क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इनके जो मेटालिक बॉन्डिंग एकदम रद्दी है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है। यस और नो? हाँ या ना? अभी क्योंकि तुमने डी ब्लॉक को पढ़ लिया तो ये टाइम बच गया, वरना ये पढ़ने में 10 मिनट लग जाते। लक्ष्य जंगड़ को है क्या? एनीबॉडी बाय द नेम ऑफ लक्ष्य जंगड़ इन आवर बैच? मैं देखता हूँ ना पैसे दिए नहीं दिए इससे। लक्ष्य जंगड़ तो कोई नहीं, पैसे दे तो दे रहा है तो बिठाऊँ। हाँ, तो the melting and boiling point of the alkali metals are low, indicating weak metallic bonding due to the presence of only a single valence electron in them. Yes or no? ये बात समझ में आ गई? बिकॉज आपने थोड़े दिन पहले मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ रखी। आगे the alkali metals and their salts impart characteristic color to an oxidizing flame. ये नहीं पढ़ा आपने अभी तक। कैरेक्टरिस्टिक कलर, ये क्या, व्हाट इज दिस कैरेक्टरिस्टिक कलर? तो सब एल्कली मेटल्स अपना अपना अलग अलग कलर देते हैं। अगर किसी सॉल्ट में लिथियम है तो वो एक रेड कलर देगा, देखो नीचे टेबल बनी हुई है ना। अगर किसी सॉल्ट में सोडियम है तो वो येलो कलर देगा, पोटेशियम है तो वायलेट। सबका अपना अपना कलर है, सबका अपना अपना कैरेक्टर है, सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक एक कलर है। ऐसा नहीं कि पोटेशियम सॉल्ट है तो पीला रंग दे देंगे, पोटेशियम में तो वायलेट ही आएगा। तो सबका अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर, सबका अपना अपना कैरेक्टर है, वो उसको शो करेंगे, वो दिख जाएगा। यस और नो? राइट? अब ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोल रहे हैं, काम की बात, बट आज नहीं करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को अंडरलाइन कर दो, ऑल्दो किसी और जगह इसका डिस्कशन हो जाएगा, कहीं और निर्धारित है, बट बात काम की है तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को अंडरलाइन तो कर लो। तो अगर आप एल्कली मेटल्स या उनके सॉल्ट्स को गर्म करें तो सब अपना अपना एक रंग दिखाएंगे, अपनी अपनी एक गुण दिखा देंगे, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर। कौन कैसा कलर देगा? तो लिथियम देता है क्रिम्सन रेड, सोडियम देता है येलो। येलो के बजाय जो एग्जाम में जो वो वर्ड यूज कर रहे हैं वो है गोल्डन येलो, और ये गोल्डन कलर बोलते हैं। येलो कम चलता है, गोल्डन ज्यादा चलता है। तो आप सोडियम के लिए वाली के गोल्डन येलो, और ये बात बहुत बार आने वाली है, प्रैक्टिस हो जाएगी। पोटेशियम के लिए इन्होंने बोला है वायलेट, बट जो बुक्स दूसरी बुक्स है वो दूसरा एक शेड यूज कर रहे हैं। They are using this word lilac. I am not very good at colors, but I hope that lilac and violet would be somewhat similar colors. Are they? नहीं, no idea. रट्टा मार अपने क्या कर? Instead of violet, they are saying lilac. ठीक है, lilac ज़्यादा चल रहा है। रुबिडियम सीजियम से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, ऑल्दो एनसीईआरटी दिया है। अब एनसीईआरटी ने वेवलेंथ तक दी है 670, 589, और अब ये तो भाई याद नहीं रख सकते कि 670.8 है कि 671 पॉइंट क्या है, ऐसे तो याद नहीं रख सकते। बट अभी 1 साल पहले मेंस में किसी एक पेपर में पूछ लिया वेवलेंथ बताओ तो, और बहुत आसपास आंसर्स थे कि 670, 680, 660 ऐसे थे, राइट। लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि इसे रट लो। अगर इतना रट सकते हो तो छोड़ो, दूसरी चीजें बताऊंगा, उससे ज्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। लेकिन आया हुआ है तो बोले सर आया हुआ तो रट लो, मेरे क्या। हाँ, रेडबर्ग फॉर्मूला पढ़ा लिया, डिराइव कर सकते हैं कुछ वैसी चीजें, सब कुछ थोड़ी डिराइव होता है। ओके, तो सुनो, अगर आपके पास कोई एल्कली मेटल्स है या उनके कुछ सॉल्ट्स और आप उन्हें गर्म करें तो एक कलर आता है, सबका अपना अपना कलर आता है। अब ये समझा भी नहीं कलर क्यों आता है, पढ़ते हैं आगे। दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम
excites the outermost orbital electron to a higher energy level. सही बात है, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, ठीक है. And when the excited electrons comes back to the ground state, there is emission of radiation in the visible range as given below. कि हीट से इलेक्ट्रॉन पहले मान लीजिए गया से सोडियम, इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल पे, थर्ड से गया फोर्थ पे, फोर्थ से गया फिफ्थ पे, या Na+ है तो वो सेकंड लेवल पे, Na+ में इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड लेवल पे ही है, मतलब 1s2 2s2 2p6, तो 2s2 या 2p6 में से इलेक्ट्रॉन निकल के 3s2 3p कहीं गया, फिर वापस नीचे आएगा तो वो जाएगा 3s से पहले 2p से गया 3s और फिर 2p 3s से चला गया 3p, and then when it jumps back तो मालूम पड़ा सीधा 3p से 2p में आया, वो विजिबल रेंज में फोटोन दे रहा है. तो लिए छोटे छोटे फोटोन और दिया बड़ा फोटोन, थर्मल फोटोन लिए छोटे छोटे और दिया बड़ा फोटोन जो विजिबल रेंज में आ गया, ठीक है. क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो रिडबर्ग इक्वेशन है या हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो समझ है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तक सीमित है. जैसे इलेक्ट्रॉन 1 से 2 हो जाएंगे हमारा रिडबर्ग का फॉर्मूला फेल हो जाएगा. ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है -13.6 z²/n², ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे लगता है. 2 पे क्या होता है ये नहीं होता है, कि क्या होता है हमें नहीं पता, और आप हमसे पूछोगे भी नहीं, कसम है. ओके, कलर याद रखना. आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पैराग्राफ में पूछे नहीं है. सीजियम और पोटेशियम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में काम आते हैं. ये लाइन आपको दिख जाएगी कहीं पे, देखिए रट्टा मार लेना. सीजियम और पोटेशियम आर यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स. अब आया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, केमिकल प्रॉपर्टीज. अभी अपन को रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर पढ़ना है और फिर अपन ब्रेक ले लेंगे. Mostly when people say air, people understand oxygen, but sometimes nitrogen can also be air. बात करेंगे. पहले हम बात करते इनकी ऑक्सीजन के साथ क्या हरकत होती है. तो ये सब लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, बट अफसोस के सब एक जैसी नहीं करते. जहां लिथियम बनाता है अपना ऑक्साइड, वही सोडियम बनाता है परऑक्साइड, और बाकी तीनों बनाते हैं सुपर ऑक्साइड. सब अलग अलग रिएक्शन करते, बाकी तीनों नीचे वाले सुपर ऑक्साइड बनाते हैं. ओके, तो ये जब नहीं पढ़ा तो आप तुक्के में कुछ भी बता रहे हो. तो आपको बोल रहे हैं Na2O बना दो, सोडियम +1 ऑक्सीजन -2, K2O बना दो. ठीक है, आपको सही लग सकता है, बट ऐसा होता नहीं. तो सब रिएक्शन करते हैं लेकिन अलग अलग करते हैं, पहली बात. और लिथियम तो नाइट्रोजन से भी रिएक्शन कर लेता है पर अपना नाइट्राइड बना लेते, बाकी लोग नहीं कर पाते. और लिथियम बाकी क्यों नहीं करते? कि पहली बात तो केमिस्ट्री में इतना लॉजिक होता नहीं. फिर भी आपको इतना ही है तो सुनो. लिथियम होता है बहुत ज्यादा छोटा, लिथियम होता है बहुत ज्यादा छोटा, तो उसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है. तो उसी में इतना दम है कि वो 3- को भी संभाल ले. 3- है, नाइट्रोजन में 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो भी लिथियम उसको काफी राहत प्रदान कर देगा. नीचे वाले सोडियम पोटेशियम बड़े हो गए, कोई इतना पोलराइज करते ही नहीं है. यस और नो? तो लिथियम ऑक्साइड तो बनाता ही है, ऑक्सीजन से तो रिएक्शन करता ही है, वो नाइट्रोजन से भी करता है. क्या बनाता है? लिथियम नाइट्राइड. बाकी लोग नहीं करते. क्यों नहीं करते? कि वो स्टेबलाइज ही नहीं कर पाते नाइट्राइड को. यस और नो? अच्छा, अब लिथियम वाली बात, नाइट्रोजन वाली बात लिखी है ना? लिखी. लिथियम नाइट्रोजन वाली बात भी लिखी है. अब अगर ये हवा से रिएक्शन कर लेते हैं तो आप इन्हें हवा में नहीं रख सकते. हवा से तो रिएक्शन कर लेते हैं, लिथियम तो नाइट्रोजन तक से कर लेता है. तो अगर आप इनको सुरक्षित रखना चाहें तो हवा में तो मत रखो. एक डब्बे में डाल के रख दोगे तो डब्बे में भी हवा तो आ ही नहीं है, हवा तो है ही वहां पहले से, तो वो सुरक्षित नहीं है. तो लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं, इनको केरोसिन में डुबा के रखते हैं. राइट? आप जरा एक टेबल पे नजर डालिए,
टेबल दिख रही है आपको 10.1? इस टेबल 10.1 में आपको की डेंसिटी मिलेगी, देखो, और आप देखो सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी, लिथियम की डेंसिटी पानी से कम है। केरोसिन में इनको डुबो के रखते हैं, सुनना, इनको केरोसिन में डुबा के रखते हैं। केरोसिन पानी से हल्का होता है, तो केरोसिन रहेगा ऊपर, ये रहेंगे नीचे। तो केरोसिन के ऊपर हवा और केरोसिन के नीचे ये, तो हवा से संपर्क कट गया। केरोसिन के नीचे ये, केरोसिन के ऊपर हवा, तो संपर्क कट गया। तो ये पड़े रहेंगे, मतलब खुले में रख दोगे तो ये तो रिएक्शन कर लेंगे। अच्छा, लिथियम की डेंसिटी पे गौर करो, लिथियम की डेंसिटी पे गौर करो, वो क्या है, वो कुछ ज्यादा ही कम है। केरोसिन पानी से हल्का होता है, इतना भी नहीं होता है। तो मालूम पड़ा लिथियम तो केरोसिन पे भी तैरता रहता है। लिथियम इतना हल्का है कि केरोसिन पे भी तैरता है। बाकी की डेंसिटी फिर भी थोड़ी ज्यादा है, तो डूब जाएंगे केरोसिन में। लिथियम इज सो लाइट क्योंकि केरोसिन में भी तैरता है, और केरोसिन में तैरेगा तो हवा कांटेक्ट में आ जाएगी, फिर रिएक्शन हो जाएगी। तो लिथियम को अगर आप बचा के रखना चाहते हो तो केरोसिन भी मदद नहीं कर सकता आपकी। तो लिथियम को अगर हवा से बचा के रखना है तो उसकी मोम की पुड़िया बांध देते हैं, मोम में रखते हैं उसको। याद करो, मोम के बारे में भी बात करी होगी। मोम में से हवा, मॉइस्चर कुछ भी ना आ सकता है, ना जा सकता है। तो बाकी सबको तो डुबो के रखते हैं किसमें, केरोसिन, राइट। लेकिन लिथियम तो उसमें डूबता ही नहीं है, वो तो तैरता रहता है। तो फिर क्या करते हैं, उसकी मोम की पुड़िया बांध देते हैं। हाँ या ना, तो लिख लो, उन्होंने लिथियम की बात लिखी नहीं है एनसीईआरटी, बाकी सबकी तो केरोसिन लिख दिया है। उन्होंने बोले नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल, तो नॉर्मली मतलब ज्यादातर, लेकिन लिथियम में वो भी फेल हो जाएगा। लिथियम के अंदर क्या करेंगे, वैक्स के अंदर डाल के रखते हैं इनको, गीले गीले गरम गरम वैक्स में डाला, वैक्स से कवर कर लिया, फिर ठंडा हो गया, पड़ा रहेगा, ऑक्सीजन कुछ भी अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, वापस सुनो, ये हमारी ब्रेक से पहले आखिरी बात कि अगर मैं इन्हें खुले में रख दूं तो क्या होगा कि सब रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ सब नहीं करेंगे। सब करेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, लेकिन अलग अलग। जहाँ लिथियम बनाता है अपना ऑक्साइड, सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड, बाकी सब बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। अच्छा, ठीक, लिथियम की नाइट्राइड बना लेता है। अच्छा, अब अगर ये हवा से रिएक्शन कर लेते हैं, बड़े बड़े रिएक्शन कर लेते हैं, तो इन्हें आप हवा में नहीं रख सकते, तो फिर कहाँ रखें, तो नॉर्मली कहाँ रखते हैं, केरोसिन में डुबा के रखते हैं। ये नीचे डूब जाएंगे, ये नीचे, केरोसिन ऊपर और हवा उससे भी ऊपर, तो संपर्क कट गया। पर लिथियम ये भी नहीं चलता। लिथियम के अंदर वो तो केरोसिन के ऊपर भी तैरता रहता है, तो उसको फिर वैक्स में कवर करके रख देते हैं, मोम में उसकी पुड़िया बांध देते हैं। Got it? अब अगर आपने लेक्चर अटेंड कर लिया और आपने इसका असाइनमेंट कर लिया तो आपको चीजें याद रह जाएगी। क्वेश्चन पेपर में देखते ही कि विच मेटल इज केप्ट इन वैक्स, पढ़ रखा है तो याद है, सोचने का स्कोप थोड़ी है। इफ यू नो इट, यू नो इट। ठीक है, और ये अब आज पहली बार सुना है, आखिरी बार थोड़ी सुना है, बार बार आएगा तो बैठ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, अरे ये तो वैक्स और तो लिथियम होता है, क्यों, अरे क्यों, क्या टिक करो, आगे बढ़ो, क्यों का क्या करना है, नंबर जी आ रहे। ओके, चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। अभी बज रहे 11:15, 11:35 पे अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। 20 मिनट्स का आपको ब्रेक। निपुण वृत्ति आएगा ऑनलाइन, हेलो।
No.